नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 23 नवंबर 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। दिन की शुरुआत करेंगे एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव लाइफ। नेगेटिव एटीट्यूड से नेगेटिव विचार, और नेगेटिव विचारों की वजह से बहुत सारे हमारा काम जो है वो कर नहीं पाते। तो ऑलवेज कीप चेकिंग कि आपके जो विचार हैं वो अगर नेगेटिव हैं तो मेक श्योर कि ये सिर्फ विचार हैं, उनको अभी ही आप कंट्रोल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स जो हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में से हैं, और 3 जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स। ये यूपीएससी का जो स्मार्ट कोर्स है ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर कर लेता है। 30 नवंबर तक ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 66 एज रीबर्थ एक एक्ट था कुछ सालों पहले। ये काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी हॉट टॉपिक था। आई थिंक 2015, आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है, जब ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहता था। बहुत सारे लोगों को आईटी एक्ट जो है सेक्शन 66 ए, तो उसके तहत काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था कि आपने कुछ ऑनलाइन लिख दिया वो सरकार के खिलाफ है तो फिर आपको डिफेमेशन का चार्ज लगा दिया, या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा बताकर आपको गिरफ्तार किया जाता था। तो केरला सरकार ने एक अपना जो केरला पुलिस एक्ट है उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया है, सेक्शन 118 ए। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये आईटी एक्ट जो है उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब केरला सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो ऑनलाइन एब्यूसेस हैं उनको रोकने के लिए केरला सरकार का कहना यह है कि साइबर बुलिंग जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए केरला सरकार जो है ये एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है, और पुलिस एक्ट जो है उसमें ये सेक्शन 118 ए ऐड किया है। रियलिटी ये है कि हमारे देश में आईपीसी में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, और बच्चों की बात करें तो पॉक्सो एक्ट है। अब बताइए पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? राइट, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके फुल फॉर्म को पढ़ें, इसको सर्च करें, इसको पढ़ें और इसको टाइप करके लिखें। कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है और आईपीसी है उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन या साइबर बुलिंग जो है इसको रोक सकते हैं। जो गलत चीज़ें जो भी हो रही हैं, बच्चों के साथ गलत चीज़ें की जाती हैं ऑनलाइन, महिलाओं को परेशान किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर केरला सरकार का जो एक बहाना है कि ये नया सेक्शन जो है वो ऐड किया तो इसकी वजह से इन सारी चीज़ों को हम रोक पाएंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी ये हैं, तो इनके माध्यम से अगर हम नहीं रोक पाए तो फिर इनको अगर आप ऐड करें नए सेक्शंस को, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि अगर सरकार की कोई निंदा कर रहा है, सरकार ने कुछ गलत किया, तो सरकार अपने जो क्रिटिक्स हैं उसका मुंह बंद करने के लिए ये जो नया अमेंडमेंट है इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर ये है कि anyone who expresses, publishes, or disseminates false views that threaten, abuse, humiliate, or defames another person or class of persons causing injury to mind, reputation, or property faces a 3-year jail term। 3 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है अगर आपने ऑनलाइन कुछ ऐसा लिख दिया और सामने वाले व्यक्ति को ये लगा कि आपने उनको डिफेम किया है, उनको थ्रेटन किया है, उनको अब्यूज़ किया है, उनको ह्यूमिलिएट किया है, तो फिर आपको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये एक फ्री स्पीच जो है उसको भी कहीं ना कहीं ये नया अमेंडमेंट जो है वो कर्ब करेगा, इसके ऊपर एक प्रकार के आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। और सबसे ज़्यादा तो नज़र आ रही है मीडिया
जो न्यूज़ मीडिया है, अगर आपने कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ रिपोर्टिंग की तो भी आपके खिलाफ ऐसे केसेस जो हैं वो फाइल हो सकते हैं। जो मैं आपको बात कर रहा था सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसमें भी यही था कि ऑफेंसिव कम्युनिकेशन कॉजिंग एनोयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे सिटीजन्स को जेल में जाना पड़ा। एक फेमस व्यक्ति थे, उनका नाम भूल गया, वो पेंटर थे। बिग बॉस नाम का जो शो है उसमें भी वो आ चुके हैं। आई कैंट रिमेंबर हिज नेम। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि उनको भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कुछ सोशल मीडिया पर लिखा था, तो आई थिंक महाराष्ट्र की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था। फिर दो लड़कियां थी, उन्होंने कुछ फेसबुक के ऊपर बाला साहेब ठाकरे को लेकर कुछ कुछ बातें लिखी थी। कैंट रिमेंबर एग्जैक्टली उनके शब्द क्या थे, लेकिन दो यंग लड़कियों ने कुछ लिखा था और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो सेक्शन 66A का बहुत दुरुपयोग हुआ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट, स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये लीगल ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है, तो ये चला गया। अब एक नया लॉ केरला सरकार लेकर आई है और इसमें यह है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एक FIR रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन 66A था उसमें आप कंप्लेन करेंगे और उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी। यहाँ पर तो पुलिस ही डायरेक्ट एक्शन, यानी कि सरकार जो है वही चीज़ों को पढ़कर एक्शन ले सकती है। अगर हमें अगर ऑनलाइन एब्यूज़, ये सारी चीज़ें भी रियलिटी है, इनको भी रोकना है, लेकिन उनको रोकने के लिए हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फिर फेसबुक, जो भी ऐसे अलग अलग, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो आज भी सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, वो अपना डेटा शेयर नहीं करते। अमेरिका में भी यही इश्यू है, सिर्फ ऐसा नहीं हमारे देश में, अमेरिका में भी यही इश्यू है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो हटाते नहीं हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, उनको प्रेशर करना चाहिए कि ऐसी कोई भी गंदी चीज़ें हों तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, वो अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाए। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए रादर देन स्टॉपिंग पीपल, कि हम लोगों को रोक नहीं सकते। हाँ, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल, फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, वो लिमिटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लिमिटेड है। फिर आप किसी को भी गाली देने लगे, किसी के भी बारे में कुछ भी लिखने लगे, कुछ भी बोलने लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि बोलने का अधिकार है तो हम कुछ भी लिखेंगे। दैट इज़ नॉट राइट, लिमिटेड है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, लॉजिकल अगर पॉइंट है आपके पास तो आप अच्छी भाषा में उनको सामने लाइए, लेकिन कुछ भी लिख देना, दैट इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, ऐसे लॉज सरकार को या फिर सरकारों को पूरी दुनिया में ऐसे ही लॉज बनाने चाहिए। फिर एक आर्टिकल है, इन वैक्सीन रेस लास्ट लैप, द की स्टेप्स फॉर इंडिया। बहुत सारे ऐसे कोविड-19 के कैंडिडेट्स, कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने थर्ड फेज पर हैं। कुछ ऐसे वैक्सीन है जिसने 90% प्लस प्रोटेक्शन भी प्रूव किया है कि 90% से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन, जैसे हमने बात की थी मॉडर्ना के बारे में, फाइज़र के बारे में। तो एक आइडियल वैक्सीन कैसी होनी चाहिए कि इम्यूनिटी 19% से ज़्यादा हो, ब्रॉड स्केल हो, राइट। अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं कोविड-19 के, कोरोना वायरस के, तो उन सभी को टैकल कर सकें। ड्यूरेबल होने चाहिए कि एक बार आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो लगभग 5 सालों तक ये आपको प्रोटेक्ट करें। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत है तो दैट इज़ मे बी एक्सेप्टेबल, लेकिन फेटल नहीं होनी चाहिए कि फिर आप कोविड से तो बच गए लेकिन दूसरी परेशानियां जो हैं उसने आपको घेर लिया। चीप होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस इसकी होनी चाहिए, फिर रूम टेम्परेचर पर स्टोर हो सके, नीडल फ्री डिलीवरी हो सके, और जब चाहे हम इसका रैपिड प्रोडक्शन भी कर सकें। तो ये एक आइडियल वैक्सीन इस प्रकार की होनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें अचीव हो पाएगी, कुछ नहीं। सारे के सारे पॉइंट्स अचीव हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, वो हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा इसके बारे में। कोरोना वायरस इन जनरल आपको पता है कि कैटेगरी है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में सार्स हैं, मर्स हैं, तो
इनके आज भी कोई ऐसा लाइसेंस्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और इसकी ये जो वैक्सीन है, इसकी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर क्या होगी उसके बारे में भी हमें पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई ख़ास एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं। ये कुछ रियलिटी है जिसको हमें ध्यान में रखना है। मॉडर्ना और फाइज़र के बारे में हमने इससे पहले काफ़ी डिस्कशन कर ली है, और जनरली जो वैक्सीन अवेलेबल हैं ये 2 डोजेस में रहेगी। मॉडर्ना वैक्सीन थोड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, इसी के साथ एस्ट्राजेनिका है और दूसरे भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आने वाले टाइम में तैयार हो जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले किन को, कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन से ऐसे लोग हैं एक देश में, जैसे कि हमारे देश में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को एक साथ हम वैक्सीनेट कर सकें? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और इतने डोजेस हमें मिलेंगे भी नहीं। हमें हमारी पॉपुलेशन के कुछ 20% जितने डोजेस मिलेंगे। और WHO ने गाइडलाइंस भी इश्यू कर दी हैं, प्रायोरिटाइजेशन फॉर वैक्सीन रिसिपिएंट्स के। सबसे पहले कौन सी कैटेगरीज के व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी? तो ऑफ कोर्स कोरोना वॉरियर्स, तो इसमें डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग, फिर पुलिसमैन आ गए, आपके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए, राइट, एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो आ गए, डिफेंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं उनको सबसे पहले कवर किया जाएगा। उसके बाद या फिर उनके साथ ही वे सारे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, ये सारे लोग, वल्नरेबल एज के लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, एल्डरली लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स एक्सेट्रा, तो इनको स्टार्टिंग में कवर किया जाना चाहिए और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी निकालने पड़ेंगे क्यूइंग सिस्टम के। आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, कुछ महीनों पहले हमने ये डिस्कशन की थी और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास वक्त है कि हम इसको प्लान करें। आज से ही मीन्स के 2-3 महीने पहले हमने ये डिस्कशन की थी कि सरकार को अभी से ही प्लान करने की शुरुआत कर देनी चाहिए कि हम लोगों को कैसे बुलाएंगे। अगर कोई, जैसे कि पोलियो का जो बूथ होता है, टीकाकरण के लिए जो बूथ होता है जहाँ पर बच्चों को लेकर पेरेंट्स जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे है कि पूरा दिन, वो एक दिन होता है जब पूरा दिन आप बूथ पर कभी भी जा सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के अगर वैक्सीनेशन मिलेंगे तो ऑफकोर्स भीड़ निकलेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबसे पहले ये वैक्सीनेशन उनको मिल जाए, यही रेस में लोग निकलेंगे। तो एक अच्छी क्यूइंग सिस्टम हो। आज हर एक के पास मोबाइल है, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उनको टोकन दिया जाए कि वहाँ पर जाकर आपको वेट ना करना पड़े। ऐसी कुछ सिस्टम हम डिज़ाइन कर सकते हैं। भले ही आपके पास स्मार्टफोन ना हो, नॉर्मल फ़ोन जो है उसमें वाया फ़ोन कॉल या फिर SMS के माध्यम से हम लोगों को बूथ पर बुला सकते हैं। ऐसा कुछ किया जा सकता है। बेसिकली ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन लेने के लिए गए, 100 लोग गए और उसमें से 10 लोगों को कोरोना हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्राउड। तो ये चीज़, फिर जो स्लम्स हैं, राइट, स्लम जैसे कि धारावी की बात करें तो वहाँ पर आपको एक अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। कोई एक गांव है तो वहाँ पर आपका अप्रोच अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग विस्तारों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब एक देश की 60% जितनी पॉपुलेशन अगर कवर हो जाती है तो फिर जो पेंडेमिक है वो ड्रॉप होने लगता है। तो ये चीज़ हम जल्द से जल्द कैसे अचीव करें, इसको लेकर आज से ही हमें स्ट्रेटजीज जो हैं वो तैयार करनी चाहिए। One major challenge would be that many people would be willing to pay for the vaccine and ask for expedited access. जिनके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेट्स से कि एक डोज की गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करती है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर डोज दिया जाता है तो लेट्स से वो 10 रुपये का है फॉर एग्जांपल, या फिर फ्री है गरीबों के लिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ ऐसे परिवार हैं जो एक डोज के लिए 1000 रुपये पे कर सकते हैं, तो क्या उनको हमें वैक्सीन दे देनी चाहिए? पहला जो हमारे दिमाग में आंसर आएगा वो होगा नो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनके पास पैसे हैं उनको वैक्सीन मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लॉजिकली अगर आप देखें तो फेज़ 1 जो है, जिसमें जो वल्नरेबल, जो अभी हमने बात की कि सबसे पहले कौन सी ऐसी कैटेगरीज के लोग हैं जिनको हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है,
तो ऐसे 20% पॉपुलेशन को एक बार कवर कर लिया, उसके बाद एक तरफ गवर्नमेंट जितने ज़्यादा हो सके गरीब लोगों को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करें, एक्सक्यूज मी, और दूसरी तरफ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को भी हमें रोकें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी एक क्षमता है। हम प्रोजेक्ट में भी देखते हैं ना, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी की पार्टनरशिप। तो एक तरफ अगर गवर्नमेंट सारी चीज़ें सप्लाई करी और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट कंपनीज अपनी स्पीड, अपनी प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं विथ ए फी। ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और जो लोग पे कर सकते हैं तो वो उनको ऑफ कोर्स वो रास्ता भी मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फिर सारी चीज़ें पैसों से ही हों। वी हैव टू कीप ए फाइन बैलेंस। यहाँ पर एक बैलेंस अचीव करना पड़ेगा, तो ये भी किया जा सकता है। बहुत सारे देशों ने अपना जो प्रायोरिटाइजेशन की पॉलिसी है उसको ऑलरेडी पब्लिश कर दी है। बहुत सारे देशों ने अपना प्लान तैयार करके पब्लिश कर दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कौन कौन से लोगों को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटी डिक्लेयर कर दी है। हमारे देश में आज भी मीडिया से जो हमें पता चल रहा है उससे ही प्रायोरिटी पता चल रही है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट, फेयर ऐसी कोई पॉलिसी पब्लिश नहीं की है, तो वी शुड नॉट वेट फॉर इट। गवर्नमेंट शुड नॉट वेट फॉर इट। जल्द से जल्द इसको गवर्नमेंट को पब्लिश कर देना चाहिए, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि किस प्रकार से वैक्सीन को डिलीवर किया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। हाफिज सईद, राइट, एक ऐसा आतंकवादी जिसको भारत में और पाकिस्तान में और दुनिया भर में हर एक व्यक्ति, मीन्स आई एम श्योर अमेरिका में भी लोग हाफिज सईद को जानते हैं, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने इसके ऊपर एक बाउंड्री रखी थी। बाउंड्री यानी कि इसके ऊपर एक इनाम रखा था। अब हाफिज सईद जो है उसको ऑलरेडी, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हाफिज सईद को टेररिज्म के चार्जेस में 26/11 मुंबई टेरर अटैक में इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको कुछ 10-10 साल की सज़ा हुई है, वहाँ की टेरर कोर्ट ने दी है। हाफिज सईद ऑलरेडी जेल में है, लास्ट जुलाई से वो जेल में है, और कुछ 5.5 सालों की 2 सज़ा इस व्यक्ति को हुई है। तो लगभग 10 सालों के लिए ये 10-10.5 साल के लिए ये व्यक्ति जो है, 11 साल के लिए ये व्यक्ति जो है वो जेल में रहेगा। अब जो लेटेस्ट सज़ा हुई है उसमें भी कुछ 10-11 साल की सज़ा उसको हुई है, लेकिन कोर्ट ने ये बता दिया है कि ये 11+11 या 11+10 नहीं होगा, ये जॉइंट में कॉन्करेंटली चलेगी ये सज़ा। यानी कि 11 साल में ये व्यक्ति जो हैं, जितने सो फार जो चार्जेस लगे हैं, 11 साल में ये व्यक्ति छूट जाएगा। अब पाकिस्तान का एक ऐसा व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट का, मिलिट्री का इतना सपोर्ट मिला है, तो क्या हमें ये लगता है कि या ये बात हम डाइजेस्ट कर पाएंगे कि ये व्यक्ति जेल से ऑपरेट ना कर रहा हो? ऑफ कोर्स, कितने सारे इस व्यक्ति के फॉलोवर हैं, चैरिटी के नाम पर, राइट, ट्रस्ट के नाम पर, चैरिटी के नाम पर ये ऑर्गेनाइजेशन इसने खोली थी, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज कर दिए। ये सारी गेम्स जो हैं ये बहुत ही ईजी है कि आपने कोई एलईटी नाम का ऑर्गेनाइजेशन खोला, फिर उसका नाम बदल कर जेयूडी कर दिया, फिर आप फिर से सैंक्शंस लगेंगे, ऐसा कुछ आएगा तो फिर आपको एबीसी नाम दे देंगे, या फिर XYZ, या फिर 1 2 3, ऐसा कुछ भी नाम देकर आप नाम बदल देंगे और ऑपरेशंस चलते रहेंगे। इतने टाइम में इस व्यक्ति ने इतने फैन फॉलोवर कर लिए हैं, और ये ऐसे लोग जो हैं ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ये लोगों की मदद करते हैं, गरीबों को खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और उसमें से ही लोगों को रिक्रूट करके, ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी हमले करवाते हैं। पाकिस्तान, भारत कब से, एक लंबे टाइम से भारत ने हाफिज सईद के बारे में बात बताई है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई ऐसे एक्शन नहीं लिया। जब यूएसए से प्रेशर आया, यूएसए ने इसके ऊपर एक इनाम रखा, और फिर FATF का प्रेशर आया, तब जाकर पाकिस्तान, तब आप देखेंगे कि जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, और 2018 में, जून 2018 में, पाकिस्तान इससे पहले भी ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन जून 2018 में तब से लेकर आज तक जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और जब ये पता चला कि ये ब्लैक लिस्टेड हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने
इसके ऊपर मीन्स हाफिज सईद को जेल के पीछे भेज दिया। अब जेल में आप किसी व्यक्ति को डाल देंगे तो ऑफ कोर्स उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, उसको कोई मार नहीं पाएगा, वो जो विचार हैं हाफिज सईद के वो नहीं मरेंगे, वो अपना काम जेल में भी बैठकर कर पाएगा, और वो भी सरकारी सिक्योरिटी के पीछे। तो बॉटम लाइन यही है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। 10 साल की सज़ा, 12 साल की सज़ा जो है ये हाफिज सईद जैसे लोगों का सॉल्यूशन नहीं है। इंटरनेशनल जो बॉडी है ये FATF, तो FATF, USA, इंडिया या फिर जो ऐसे देश हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज, उनको मिलकर पाकिस्तान के ऊपर सीरियस प्रेशर क्रिएट करना होगा। और ये एक चीज़ भी प्रूव हो गई कि जब प्रेशर क्रिएट होगा तो पाकिस्तान एक्शन भी लेगा। तो अगर खुद एक्शन नहीं ले रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और उनको फोर्स किया जाए पाकिस्तान को कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन ले। फिर जो टॉपिक है ये है पीसफुल पॉसिबिलिटीज़। जम्मू एंड कश्मीर में लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं। ये पहली बार ऐसी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हमें देखने को मिलेगी। अगस्त 2019 से, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है जब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, एक JNK और दूसरा लद्दाख। तो 28 नवंबर यानी कि इस मंथ के एंड के टाइम से 8 फेजेस में यहाँ पर पंचायती राज इलेक्शंस होंगे। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएगी। बेसिकली आप कह सकते हैं जो 3 टियर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। 280 DDC मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स, 12,000 जितने पंचायती सीट्स और 230 अर्बन बॉडी सीट्स के लिए इलेक्शंस यहाँ पर होंगे। पीसफुल पार्टिसिपेशन हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। भारत की डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि सबसे शायद डिफ़िकल्ट, दूसरे भी ऐसे बेल्ट हैं हमारे देश में जैसे कि नक्सल बेल्ट हैं जिसको हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। तो ऐसी जगहों पर भी इलेक्शन कंडक्ट करना, सक्सेसफुल इलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ है। और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्रोसेस में बिलीव करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो वायोलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि 4 JEM के मिलिटेंट्स जो हैं वो बहुत सारी AK-47 बॉम्ब्स और ये सारी चीज़ें लेकर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने वाले थे, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो वायलेंस फ्री इलेक्शन जो है ये बहुत ही नेसेसरी है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग विचार की पार्टीज़ जो हैं, अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था गुपकर गैंग के बारे में, और मैं मानता हूँ कि वहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं सेपरेटिस्ट, लेकिन उनके भी विचारों को हमें साथ में लेकर ही यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करने होंगे। चैलेंजिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश के टुकड़े हो जाएं, ऑफ कोर्स नो वन। जो इंडिया में बिलीव करते हैं, देश को मानते हैं, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे देश के टुकड़े करने वाले लोग जो हैं उनको भी वो अधिकार मिले। लेकिन डेमोक्रेसी है, लॉन्ग टर्म में यही चीज़, पार्टिसिपेशन जो है यही चीज़, और लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको बेस्ट क्या चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश के टुकड़े हो जाए, इसका मतलब ये है कि भले ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करें, राइट, द बेस्ट पार्टी शुड विन, और ये लोग तय करेंगे। बट एनीवे ये एक अच्छी शुरुआत है कि वहाँ पर जो 3rd टियर इलेक्शन है वो हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। कॉल फॉर सॉलिडारिटी। 15th G20 समिट हुई। सऊदी अरेबिया इस टाइम का होस्ट था, मीन्स मेन जो लीडरशिप की पोजीशन है इस टाइम की ये सऊदी अरेबिया के पास है। और सबसे 2 बड़े टॉपिक्स कोविड-19 और ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। और एक चीज़ तो साफ है, या तो सभी देश मिलकर काम करें या फिर सभी देश मिलकर डूब जाएंगे। स्विम टुगेदर या फिर सिंक टुगेदर, सिंपल इज़ दैट। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने कहा कि हमें 2 स्पीड वर्ल्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए जिसमें जो अमीर देश हैं
वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले और गरीब देशों को अपने हाल पर छोड़ दे, ये अमीर देशों के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। रशिया और चाइना का कहना ये है कि वो मिलकर कोविड वैक्सीन को डेवलप करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ग्रीन पॉलिसीज के बारे में बात बताई कि हमें एक नया ग्लोबल इंडेक्स चाहिए जिसमें हम जो मदर नेचर है, मदर अर्थ है, उसको रिस्पेक्ट करें और उसको नर्चर करें, नेचर को नर्चर करें, उसकी संभाल रख कर आगे बढ़ें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट या फिर उसको केंद्र बिंदु बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है। लेकिन रियलिटी यह है कि आज का जो हमारा सिस्टम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये डिवाइडेड है और इसकी वजह है नेशनलिज्म। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कल मैं ग्लोबल न्यूज़ सुन रहा था और मैंने सुना कि मिस्टर ट्रंप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी हार हुई है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 के केसेस यूएसए में काफ़ी बढ़ चुके हैं, स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है और अभी फ़िलहाल कंट्रोल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। जो बाइडेन जो है वो 2021 में प्रेसिडेंट की सीट संभालेंगे, अब उनके हाथ में आएगी, कैसा आएगी वो भी हमें देखना है। लेकिन जो एक्शन लेने का वक्त है, अभी जो एक्शन लेने का वक्त है वो नहीं लिया जा रहा है बाय मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर इसका नुकसान कितना ज़्यादा होगा आप सोचिए। कोविड-19 किसी एक देश में क्यों ना हो, कि अफ्रीका के कोई एक देश में, तो भी दुनिया के लिए तो खतरा ही है। और चाइना का बिहेवियर, चाइना इकोनॉमिकली एक्सपांड हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ उनका जो विस्तारवादी विचारधारा है, इसकी वजह से भी कितने सारे देशों को प्रॉब्लम हुए हैं। चाइना चाहता है कि दुनिया के नियमों को वो खुद बनाए और ऐसे नियम बनाए जो उनके लिए ईजी हो, दूसरे देशों को उसको फॉलो करना पड़े, इस प्रकार के। तो ऐसे दुनिया नहीं चल सकती। एक ही इसका सॉल्यूशन है कि सभी देश मिलकर काम करें और ख़ास करके यूएसए और चाइना जो सबसे ताकतवर देश हैं, वो अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर कोविड-19 के खिलाफ हम जंग नहीं जीत पाएंगे और ये सिचुएशन जो है वो बढ़ती जाएगी और हर एक देश को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये चीज़ लीडर्स को समझनी चाहिए। लास्ट टॉपिक जो है, हाउ टू मैनेज द पेंडेमिक। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है सुजाता राव। ये हमारे देश के यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार हमारे सामने रखे हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं। दिल्ली में केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, एज वी नो। और आप गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है उसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप सरकार का कहना ये है कि ये जो कांग्रेस है, बीजेपी है, उन्होंने काफ़ी हमें प्रेशराइज किया कि दिवाली है, ये वो, तो आप थोड़ी छूट दीजिए, ये एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से हमें पॉलिटिकल कंपल्शन में आकर हमने छूट दी। लेकिन एक सरकार की ड्यूटी यही होती है कि वो लोगों की जान जो है उसको प्रोटेक्ट करे, लोगों के जीवन को प्रोटेक्ट करे और साइंस और एविडेंस जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सुपरस्टिशन और पॉपुलिज्म नहीं। लोग अगर चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो लोगों की एक डिमांड है, पॉपुलिज्म है, राइट। लेकिन अगर साइंस ये कह रहा है, एविडेंस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम भीड़ में इकट्ठा हुए तो कोविड बढ़ सकता है, तो भले ही वो डिसीजन अच्छा क्यों ना, मीन्स लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये डिसीजन, कि अगर सरकार कहेगी कि आप घर में रहिए, कर्फ्यू है, तो लोग इसको, आपकी सरकार को नफरत करेंगे कि आपने हमारी दिवाली या फिर जो भी कोई एक्सेट्रा त्यौहार है वो बिगाड़ दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसका होगा? लोगों का। तो ऐसे डिसीजंस सरकार को लेने चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का रिलेशन क्या है। पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वेल बोथ इन्वॉल्व एस्पेक्ट्स ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस जो है ये दोनों पावर और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको यह कहता हूं कि लेट्स से कि एक ऑफिस है और मैं आपको कहूं कि इतना काम हो जाना चाहिए, आप मैनेजर हैं, तो मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि XYZ जो भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन आई हैव टू गिव यू ऑथोरिटी एज वेल, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो पावर और अकाउंटेबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ों का फाइन बैलेंस होना चाहिए। आपके पास सिर्फ पावर्स हैं लेकिन आप अकाउंटेबल नहीं है, कि आप कुछ भी डिसीजन ले लेंगे और कहेंगे कि ऐसा क्यों लिया, तो कहा बस मैंने ले लिया, मेरे पास पावर है। ऐसे काम नहीं चलता है। और गवर्नेंस जो है उसके बारे में यह बताया कि गवर्नेंस इज अबाउट द मैनर इन विच सच पावर इज एक्सरसाइज थ्रू लॉज, नॉर्म्स एंड एक्शंस दैट हैव टू बी अकाउंटेबल। गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि आप जो आपके पास पावर्स हैं उसको कायदे के दायरे में रहकर ऐसे एक्शंस ले जो अकाउंटेबल हो। आपको जो बेस्ट डिसीजन लग रहे हैं उस टाइम पर वो डिसीजंस आप लें जो लॉजिकल हो। ऐसे नहीं कि फिर आपने कि ऑपोजिशन डिमांड कर रहे थे तो इसलिए हमारे ऊपर प्रेशर था तो हमने छूट दी और फिर ये कोविड के केसेस बढ़ गए और अब हम फिर से कुछ ऐसा। और 8 महीने हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब कोविड-19 की जब से शुरुआत हुई, लॉकडाउन हमने देखा जो कभी हमने सोचा नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली और आज भी हम यही चीज़ों के में फंसे हुए हैं कि हमारे पास बेड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कोविड-19 का कर्व जो है वो अभी फ्लैट हुआ था या फिर थोड़ा बहुत डाउन होने की उस पर था और फिर से केसेस बढ़ गए। गुजरात में केसेस बढ़ गए हैं, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए हैं, दूसरे ऐसे सिटीज़ में भी केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और जो कहते हैं हम पेंडेमिक फैटिग, लोग जो हैं वो पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, हर जगह पर पब्लिक प्लेसेस में जाने लगे थे। तो पहले भी मैंने कहा है, आज भी मैं कहूँगा कि लोगों को नज करना पड़ेगा। नज यानी कि आप उनको ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे लोग जो हैं वो उनको याद रहें कि मास्क पहने बिना नहीं जाना है। अगर आपको बिन ज़रूरी घर के बाहर नहीं निकलना है, अगर आप कोई काम घर से कर सकते हैं देन डू इट फ्रॉम होम। पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत पेनफुल होगा लेकिन अगर जीवन होगा हमारे पास तो फिर से हम खड़े हो जाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बिहेवियर भी काम करता है। ये एक आई एम श्योर इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी होगी कि कैसे हम एक दूसरे का बिहेवियर कॉपी करते हैं। मेरे दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्य जो हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। कि फ्रांस ने अगर लॉकडाउन हटा दिया तो यूके ने हटा दिया, यूके ने इम्प्लीमेंट किया तो फ्रांस ने इम्प्लीमेंट किया, गुजरात ने हटा दिया तो दिल्ली ने या फिर दूसरे किसी राज्य ने हटा दिया। और कई जगहों पर अगर लॉकडाउन फिर से हो रहा है या फिर कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो दूसरे भी इसको कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हम करते हैं, ये भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर और ज़्यादा आई एम श्योर रिसर्च हुई होगी। इसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है लेकिन कोविड-19 के टाइम पर ये बिहेवियर जो है लीडर्स का वो भी हमें बहुत सारी इनवैल्यूएबल जो इंसाइट्स हैं वो हमें देगा। तो बहुत ज़्यादा वक्त भी हमने बर्बाद ऑलरेडी कर दिया है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आवश्यकता है जो साइंस बेस्ड हो, लॉजिकल हो, भले ही लोगों को पसंद ना आए लेकिन ऐसे डिसीजंस भी हमें लेने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ द टाइम। वैक्सीन जो है वो अब दूर है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन, जैसे मैंने आपको बताया 20% पॉपुलेशन को पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद तो लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कि 2021 में पहले महीने में हर किसी को वैक्सीनेशन मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए देन आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो वी हैव टू लिव विथ इट। हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। यही इसका सोल्यूशन है। ये लोगों के लिए भी है, सरकार को भी ये समझना चाहिए। मास्क एटिकेट्स और क्राउड को अवॉइड करना, लोगों को ये समझना होगा, वरना ये बढ़ता ही जाएगा कोविड-19। देखिए कैसे कुछ शहरों में फिर से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो ऐसे नुकसानों से तो अच्छा है कि हम संभल जाएं। और कितने अच्छे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने, साउथ कोरिया, जापान, ऐसे देशों ने ये प्रूव कर दिया है कि आप लॉकडाउन और कर्फ्यू के बिना भी अगर लोगों को समझा पाए तो फिर आप कोविड-19 से जीत सकते हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। यह कुछ न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और डियर फ्रेंड्स, कितने 2 दिनों का गैप हो गया। कल संडे था तो बेसिकली 3 दिनों का गैप हो गया था, लेकिन आई वॉज नॉट वेल। मैंने आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करने की भी कोशिश की वाया टेलीग्राम चैनल। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। कोविड नहीं है, जस्ट ए सीजनल फ्लू था। तो I'm feeling very good now, 80% इतना I'm feeling fit and I'm sure 1-2 दिन में I will be at my peak, back to normal। लेकिन लेक्चर्स जो है वो चलते रहेंगे। अब आज से लेक्चर्स इंग्लिश वर्जन भी मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद I will work on daily financial news analysis।
सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद.